नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे क्या केंद्र तय करेगा। दूसरा, सौरव गांगुली को बंगाल चुनाव में साथ न देने की सजा। तीसरा, अब सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है नोटबंदी के परिणाम। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम मदद भी हमें जारी कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी मदद से हमें चैनल चलाने में थोड़ी सुविधा रहती है। तो सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे क्या केंद्र तय करेगा। अभी एक बवाल हुआ है शुरू। जम्मू कश्मीर के जो वोटर लिस्ट हैं उसमें नए वोटर ऐड करने को लेके एक थोड़ा बवाल मचा। ये अमित शाह साहब, देखिए अमित शाह साहब में इतना तेज है और इतना एनर्जी है कि वो जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ तो होने ही लगता है। तो अब वो पहुंचे जम्मू कश्मीर जब विजिट में उन्होंने ये बताया कि अब इलेक्शन यहाँ जल्दी होने वाले हैं और उनके इस वक्तव्य से वहाँ जो सरकारी मशीनरी, पॉलिटिकल मशीनरी सब एक्टिव हो गई। जम्मू कश्मीर में वैसे भी जो विधानसभा के चुनाव हैं वो ओवरड्यू हो गए हैं, वहाँ चुनाव होने ही होने चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वही सरकार चला रहे हैं केंद्र के नुमाइंदे होकर, मतलब डायरेक्ट केंद्र के अंदर है। बीच में जब 5 अगस्त 2019 में 370 और ये सब हटाया गया, उसके बाद वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना के, और हर जिले में 14-14 कुछ इस तरह से किया गया था। लेकिन वो मामला चला नहीं क्योंकि उसके माध्यम से केंद्र सरकार डायरेक्टली उसको कंट्रोल करना चाह रही थी और उससे रूल करना चाह रही थी, लेकिन वो मामला हुआ नहीं। अब उसके बाद एक नया ये हुआ कि सीटों का डिलिमिटेशन जो था, परिसीमन जो था, उस पर सरकार ने उसको अपने ढंग से मतलब केंद्र सरकार ने करना शुरू किया और जिसमें जो मेजॉरिटी है उसको दिक्कत हुई। देखिए, जम्मू कश्मीर एक अकेला राज्य है जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और उसमें भी श्रीनगर में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, जम्मू में संख्या कम है। और जो नई सीटों का परिसीमन है वो इस हिसाब से है कि वो थोड़ा डिसएडवांटेज टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी हो। अब इसके बाद एक नया शुरू हुआ इस विजिट के बाद कि नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में डालने के लिए जो वहाँ पे हम लोग जो डीएम बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं, शायद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर। जम्मू ने 11 अक्टूबर को एक जियो निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्राइटेरिया दिया कि इन लोग का नया नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है और ये कागज लेके आइए, और जो 1 वर्ष से भी रह रहे हैं उन लोगों को भी वोटिंग लिस्ट में नाम डालने का डायरेक्शन दिया गया और उसके लिए एक सर्टिफिकेट किससे लेना है, क्या लेना, ये उन्होंने एक डिटेल जियो निकाला। अब समझने की बात यह है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राइट्स के तहत एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था जहां पे बाहरी लोगों का वहां की संपत्ति खरीदना या वहां के बाशिंदा बनना में थोड़ी रोक थी। वो रोक 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटा ली गई, उसके बाद वो रोक खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के जो लोगों थे उनकी प्रिविलेज समाप्त हो गई। इस समय ऐसा लोकल्स का दावा है, जो वहां के लोकल लोग हैं, कि करीब 20 से 25 लाख नए लोकल्स, जो मतलब जो नॉन लोकल्स हैं, लोकल वहां की लोकल आबादी कह रही है कि जो नॉन लोकल्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो जम्मू और कश्मीर की वोटर लिस्ट में उनका नाम अब जुड़ जाएगा अगर ये वाला क्राइटेरिया आ गया तो। जम्मू कश्मीर में मैं आपको वैसे बता दूं, लद्दाख को छोड़ के करीब 78 लाख 78 लाख वोटर्स हैं, और अगर ये 20-25 लाख वोटर और जुड़ जाते हैं तो ये 30-35% करीब नए वोटर हो जाएंगे, मतलब टोटल वोटिंग का। तो ये भी एक स्थिति अजीब सी रहेगी। और जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1 करोड़ 36 लाख है, उसमें 20-25 नए वोटर जोड़ना उसकी पूरी डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करने की कहीं बात है। अब इस पर हल्ला मचा, सारी विपक्षी पार्टियों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और सरप्राइजिंगली, और ये कहा जा रहा है पेपर में कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया। इस पर ऑब्जेक्शन हुआ और उसके बाद इसको सरकार ने अभी जो इसको विड्रॉ कर लिया गया है। आशंका इन लोगों की है, जो लोकल हैं, वहाँ के जो लोकल जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, कि 2019 में 370 हटने के बाद जिस तरह से एक आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सब जगह एक वो देखा था ना कि अब चलो प्लॉट खरीदने चलो, शादी करने चलो, इस तरह की जो बातें थी, वो उनको डर लगता है कि ये लोग कल के दिन जो नॉन लोकल्स हैं, बाहर से जो लोग आए हैं, वो अगर वहाँ रह के, और इनके जो भी एक छोटा एक प्रदेश है
उसमें अगर कुछ करेंगे तो वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्टेड होगी। क्योंकि ये जरूरी है कि सारी चीजें हम लोग जितनी देर बात कर लें, सरकार को चुनी हुई लोकतांत्रिक ढंग से ही उनके अप्रूवल के साथ ही करना चाहिए, न कि जो इस समय सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चला रहे हैं जिनको डायरेक्ट पीपल्स मैंडेट नहीं है। तो वहां सबसे पहले तो चुनाव कराएं, चुनाव कराने के बाद ये सब बातें, चुनाव जो भी नई चुनी हुई सरकार आएगी वो अपना इसको डिसाइड करेगी। क्योंकि इस समय जो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां जो सबसे आवश्यक काम है वो उनके जो जख्म हैं, जो उनके जो समस्याएं हैं, जो मुसीबत है, उस पर मलहम लगाने का काम करना चाहिए, न कि उसको और नए तरह के चोट और जख्म पहुंचाने का काम करना चाहिए। अब दूसरी बात, सौरव गांगुली को बंगाल चुनाव में साथ न देने की सजा। सौरव गांगुली साहब को बीसीसीआई के चेयरमैन पद से अब वो नहीं रहेंगे, सेकेंड टर्म वो रन नहीं करेंगे। उसको आप कह सकते हैं हटा दिएगा या जो भी होगा, वो बात है। क्योंकि उनको अगला टर्म क्यों नहीं मिल रहा है, ये दिल्ली की एक मीटिंग में निर्णय ले लिया गया 1-2 दिन पहले। उनकी जगह, मतलब चेयरमैन की जगह, उनकी जगह रॉजर बिन्नी साहब को प्रेसिडेंट, राजीव शुक्ला साहब को वाइस प्रेसिडेंट और जय शाह साहब को सेक्रेटरी बनाया गया है। जय शाह साहब को ये फिर से रिपीट किया जा रहा है, उनका टर्म बढ़ाया गया है। अब इनको, सौरव गांगुली को हटाने के 2 कारण हैं जो मुख्य रूप से जो पेपर में किया जा रहा है। एक कारण यह है कि वो विलेन है, उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो विलेन है। पुराने जो बीसीसीआई के चेयरमैन थे श्रीनिवासन साहब, वो उनके ऊपर बिल्कुल खूब ट्वीट कर रहे हैं, खूब वो कर रहे हैं कि इनका नॉन परफॉर्मेंस था, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। ये वही है जिनको एक तरह से बाहर निकाला गया था और फिर इंडिया सीमेंट और क्या क्या कंट्रोवर्सी थी चेन्नई सुपर किंग की, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, आप सब लोगों को पता है। और वो ये भी हो रहा है कि श्रीनिवासन साहब की चेयरमैनशिप में 2 बार आईसीसी ट्रॉफी जीती थी इंडिया, इनके उसमें 1 बार भी नहीं जीत पाए, इत्यादि इत्यादि। मुझे नहीं लगता है कि सौरव गांगुली को अपने खेल में अपने ढंग से खेलने का, हिंदुस्तानी क्रिकेट में वो जो एक प्राइड लाने के लिए किसी श्रीनिवासन साहब की सर्टिफिकेट की जरूरत है। उनके ऊपर दूसरा आरोप ये भी लग रहा है कि वो पुअर हैंडलिंग ऑफ टीम और खास करके कैप्टन विराट कोहली की पुअर हैंडलिंग थी। सौरव गांगुली, जिनकी शायद मेरे जितने दिनों से मैं याद है मुझे क्रिकेट का, वो पटौदी के ज़माने से लेके अजीत वाडेकर और सुनील गावस्कर और आज तक जितने खराब ढंग से सौरव गांगुली को ट्रीट किया गया है बीसीसीआई द्वारा और ग्रेग चैपल द्वारा, अब ये आरोप उनके ऊपर लगाना ठीक है भाई, मतलब श्रीनिवासन साहब और बाकी लोग ये आरोप लगा सकते हैं। एक नया और कहा जा रहा है कि रॉजर बिन्नी साहब जिनको जो रिप्लेस कर रहे हैं, ये, लेकिन ये अच्छा है, ये अगर सबको पता भी होना चाहिए, वो बीसीसीआई के नए जो चेयरमैन होने जा रहे हैं, जो श्रीनिवासन साहब और ब्रजेश पटेल के क्लोज हैं, उनका जो उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी तो मैक्सिमम विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट का उनका रिकॉर्ड था। ये हाईलाइट किया जा रहा है, ये ठीक है, मतलब ठीक है, क्रिकेटर की अगर किसी बात को हाईलाइट किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है। सौरव गांगुली के ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि ये भाई सिलेक्शन कमेटी में बड़ी दखलंदाजी देते थे। तो ये तो सिलेक्शन कमेटी में दखलंदाजी देते थे और कुछ लोग बीसीसीआई को ही कौन कौन वो होगा उसमें डायरेक्टली दखलंदाजी दे रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरा कारण, और जो ज्यादा लगता है कि जो शायद यही कारण ज्यादा पाच्य है, ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो है कि देखिए अक्टूबर 2019 में इनको अपॉइंट किया गया। मैं व्यक्तिगत आपको एक चीज बता दूं, हम लोग फरवरी 2020 में कलकत्ता गए थे और उस समय जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी ये कह रहा था कि देखिएगा साहब, वो पूरी तरह से ईस्टर्न यूपी के हमारे पंडित जी थे, उनका कहना था कि अब की देखिएगा बीजेपी बिल्कुल साफ कर देगी और दादा गांगुली आएंगे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होके बीजेपी के। सबको पता था कि बीजेपी उनको इसीलिए बीसीसीआई के थ्रू ला रही है। वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अब वो उन्होंने क्यों किया, उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं कि कुछ का कहना है कि भाई वो लोकल थे, बीजेपी की पॉलिटिक्स, उनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस का भी प्रेशर था, वो ममता बनर्जी के भी क्लोज थे, इत्यादि इत्यादि। ये भी अब पेपर में आ रहा है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अमित शाह साहब कलकत्ता गए थे, उनको बुला के खाना खिलाया था। अब खाना खिलाने का मतलब नमक खिलाया था, लेकिन वो भूल गए थे कि वो नमक तो गुजरात में बना था, तो कोई उनका नमक नहीं था, वो कलकत्ता का नमक नहीं था, तो गुजरात का नमक गुजरात में अगर खा लिया गया तो आपने कोई नमक तो खिलाया नहीं। तो वो भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको डिनाई कर दिया था। जब 2021 का इलेक्शन आया तो उन्होंने अपने को पॉलिटिक्स में आने से डिनाई कर दिया था, और शायद ये उसकी सजा इसलिए लग रही है कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने एक बहुत स्पेसिफिक दिया था, जिसके तहत न सौरव गांगुली न जय शाह ये टर्म कर सकते थे, दूसरा टर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन वो पूरे रूल चेंज हुए, उसको
जुडिशरी ने भी उसमें ठप्पा लगाया, सबने कहा कि हाँ ठीक है, पिटीशन गई, वो अप्रूव हुई और उसका बेनिफिट जय शाह साहब को साफ साफ सामने दिख रहा है। लेकिन सौरव गांगुली, जिनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनको क्रिकेट बहुत खराब और क्रिकेट उनको नहीं है, जय शाह साहब को माना जा रहा है कि क्रिकेट के ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ, क्रिकेट के प्रति उनको बहुत है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उनको कंटिन्यू किया गया है। एक चीज़ और है कि ये जरा ये समझने वाली बात है कि अब बीसीसीआई का हु इज़ द बॉस, ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। पहली चीज, मीटिंग दिल्ली में होती है। आप अभी तक आपने सुना था कि इस तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग जहां पे चेयरमैन और इन सब का हो वो दिल्ली में हो, ये सब बंबई होती थी। लेकिन दिल्ली में अगर बॉसेस हैं तो दिल्ली में मीटिंग होगी। एक चीज और आपको याद दिलाऊं, इसलिए याद दिलाऊं कि कहां से क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। सबको लगा था कि अनुराग ठाकुर साहब ने दिल्ली इलेक्शन से पहले देश के गद्दारों को और जो नारे लगवाए थे उसके बाद ये था कि शायद वो ड्रॉप कर दिए जाएं, लेकिन उनका प्रमोशन होता है। प्रमोशन क्यों होता है? अब तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर है ना। अगर छोटे साहब को आप सेक्रेटरी बनवा रहे हैं तो जो भी बड़े साहब होंगे वो उसको आपको तो प्रमोशन देंगे ही, आपको पुरस्कार कैसे करेंगे? आप पुरस्कृत उसी बात के हुए, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि देश के गद्दारों को ये सब नारे लगवाने के बाद आप पुरस्कृत किए जा रहे हैं। और तीसरा और एक इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि शायद दुनिया ऐसे ही चलती है। हिमाचल प्रदेश जीतने का पूरा प्लान बन गया है। राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के वहां इंचार्ज बन गए हैं। राजीव शुक्ला जी अकेले आदमी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट इसमें हैं। अब जहां पे इतनी हाई स्टेक्स हैं उसमें राजीव शुक्ला अगर अनटच्ड है, उनको कोई टच नहीं कर रहा है, ना आज ना पीछे किया ना कुछ किया, तो उंगली तो उठेगी ही कि क्या साठगांठ है, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपने पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। इस बात पे तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। तीसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है नोटबंदी के परिणाम क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हियरिंग के दौरान कुछ टिप्पणी की है और कुछ बातें पूछी हैं, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। बेंच जो थी, इट वाज हेडेड बाय जस्टिस नजीर, और उस बेंच में जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस राम सुब्रमण्यम और जस्टिस नागरथ थे। इन लोगों ने कल इस पर सुनवाई, बहुत सी पिटीशन आई थी, उस पिटीशन जोड़ के एक साथ सुनवाई हो रही थी। जस्टिस नागरथ की ये टिप्पणी थी कि सरकार के जो कामकाज करने का जो जहां तक दायरा है और जो जुडिशरी का दायरा है, इसकी लक्ष्मण रेखा को हम जानते हैं, क्योंकि आपका निर्णय ये जो नोटबंदी का था हम उसको नहीं, लेकिन हम कहां आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसकी लक्ष्मण रेखा को हम सब पहचानते हैं। और ये भी एक वहां पे इशू हुआ कि ये तो नोटबंदी हो गई थी 2016 में, जिसका अच्छा बुरा जो होना था वो तो हो चुका है, तो क्या ये केवल एकेडमिक डिस्कशन है? उन्होंने कहा, जस्टिस नागरथ ने, कि ये एकेडमिक डिस्कशन तभी होता जब दोनों पार्टी कहती कि एकेडमिक डिस्कशन है। लेकिन अगर एक पार्टी कह रही है कि आई हैव सर्टेन पॉइंट्स टू मेक और दूसरा कह रहा है कि आई हैव अ काउंटर पॉइंट, तो ये एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, इसमें किसी का अच्छा बुरा हो रहा है। क्योंकि बेसिकली उस नोटबंदी से बहुत से लोगों को दिक्कत हुई है, व्यक्तिगत सफरिंग्स हुई हैं, लोगों ने जान माल से दिक्कत हुई है, तो वो उसको आप एकेडमिक डिस्कशन में नहीं ला सकते हैं। तुषार मेहता साहब का ये कहना था कि ये एकेडमिक है और फिर भी अगर किसी इंडिविजुअल को दिक्कत हुई है तो उसको सेपरेट एड्रेस किया जाए, उसको इसके साथ क्लब नहीं किया जाए। पिटिशनर के जो मुख्य वकील थे, उस वकील साहब दीवान साहब और चिदम्बरम साहब थे, इन लोगों की दलील थी कि इसमें संवैधानिक इश्यूज इन्वॉल्व हैं और इसी कारण ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसको सुनना चाहिए, और इसी कारण वो बेंच भी सुन रही थी, उसने ऐसा कहा। चिदम्बरम साहब का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से 86% ऑफ द करेंसी जो सर्कुलेशन में थी वो एक रात में आपके एक उससे इनवैलिड कर दी गई। और इसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि अगर इसका कुछ फायदा जानना चाहिए, देश जानना चाहता है, क्योंकि आपने पिछला किया और आप आगे फिर यही काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसका फायदा कुछ और था जो अभी तक पता नहीं है कि इसका क्या फायदा हुआ, तो वो फायदा तो पता ही है, क्योंकि अगर वो कोई फायदा कुछ और था तो वो देश जाने को क्या फायदा था, क्योंकि सरकार इसको फिर से कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज की इंडियन एक्सप्रेस ने, पुराने इंडियन एक्सप्रेस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से कहा है कि आरबीआई ने ये जो नोटबंदी का निर्णय था, इसके लिए अपनी रजामंदी, अपना अप्रूवल, नोटबंदी का जब अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया उससे 4 घंटे पहले उन्होंने इसको अप्रूव किया था, 8 नवंबर 2016 में। और एक इंपॉर्टेंट चीज और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखी है आरबीआई के हवाले से कि आरबीआई ने राइटिंग में ये रिजेक्ट किया था जो 2 जस्टिफिकेशन सरकार दे रही थी, राइटिंग में रिजेक्ट किया था। एक कि इससे ब्लैक मनी होगा,
उन्होंने कहा था कोई ब्लैक मनी नहीं, उसको रिजेक्ट किया था। दूसरा, नकली नोट से बाहर आएंगे वो, और ये दोनों प्रूव भी हुआ, क्योंकि जो जितने नोट सर्कुलेशन में थे करीब करीब 99.9% या 99.5% नोट वापस आ गए थे, तो नकली नोट भी नहीं। और बाकी तो आप देख ही रहे थे। लेकिन एक चीज तय है, इसको सरकार माने या ना माने, आम आदमी का, माइक्रो इंडस्ट्रीज का तो भट्टा बैठ गया था। इसमें किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, ये रोजमर्रा में वो आदमी सह रहा है और महसूस कर रहा है। थैंक यू सो मच।